नमस्कार। देवकेंद्र खत्री जी का बहुचर्चित उपन्यास चंद्रकांता। पिछले भाग में आपने देखा कि विजयगढ़ की ओर से वीरेंद्र सिंह लड़ रहे थे और महाराज शिवदत्त से कड़ी लड़ाई हो रही थी। ऐसे में अचानक एक मदद मिलती है और लड़ाई जीत जाते हैं। आगे देखते हैं। चंद्रकांता और चपला को खोजने के लिए तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से विदा लेकर के बाहर आए। छठे बयान में बढ़ते हैं दूसरे भाग में। अब सोचे जाएं किधर। दुश्मन की फौज में देखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि चंद्रकांता को वहां कैसे रखेंगे। हाँ, चुनार चलना ठीक है। सवेरे वहां पहुंच गए, वेश बदलकर घूमने लगे। फिर रात हुई तो किले के अंदर घुसे और काला कपड़ा जो है खुद को ढक लिया काले कपड़े से, कमंद फेंक करके चढ़ गए। खूब रोशनी देखे नीचे चल रही थी, एक एक रोशनी को बुझा दिया। एक बची, दूर से देखे कि एक महिला लेटी हुई है। अब नजदीक से देखे, बड़ी सुंदर थी। अब उनको ये लगा कि जरूर महाराज शिवदत्त की रानी है। आंख के पास उसके थोड़ा जख्म का घाव था, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा था। अब उन्होंने क्या किया, कुछ देर सोचने के बाद अपने बटुए में से कलम, दवात और एक टुकड़ा कागज का निकाला और उस पर जल्दी से लिखा। क्या लिखा? न मालूम क्यों इस वक्त मेरा जी चंद्रकांता से मिलने के लिए हो रहा है। जो हो, मैं तो उससे मिलने जाती हूँ। रास्ते और ठिकाने का पता मुझे लग चुका है। ऐसा लिख करके पलंग के पास जाकर के बेहोशी का धूरा रानी की नाक के पास ले गए। जो सांस लेती दफे उसके दिमाग पर चढ़ गया था और वो एकदम से बेहोश हो गई। तेज सिंह ने नाक पर हाथ रखकर देखा कि बेहोशी की सांस चल रही है। जट रानी को कपड़े में बांधा, जो पुर्जा लिखा था तकिए के नीचे रखा और वहां से उसी कमंद के जरिए बाहर हो गए और गंगा के किनारे वाली खिड़की जो भीतर से बंद थी खोल करके पहाड़ी की ओर तेजी से चले गए। बहुत दूर जाकर के एक दर्रे में रानी को ज्यादा बेहोश करके रख दिया। फिर लौट कर किले के दरवाजे पर आकर के एक तरफ किनारे छुप करके बैठ गए। अब आते हैं 7वें बयान पर। अब सवेरा ही होने वाला था। महल में दासियों की आंखें खुली तो महारानी को न पाकर घबरा गईं। इधर उधर देखा नहीं थी, बहुत खोज किया। महाराज शिवदत्त लड़ाई से भागे हुए 10-15 सवारों के साथ चुनार के किले पहुंचे। अंदर घुसते ही मालूम हुआ कि महल में से महारानी गायब है। सुनते ही जान सूख गई, दोहरी चपेट बैठी। उधर हार गए थे, इधर ये देखो। महल के अंदर घुसा है, देखे कोहराम मचा है, रोने की आवाजें आ रही हैं। होश हवास ठिकाने थी नहीं। अयारों को तो कुछ समझा बुझा करके चुनार चले गए थे, यहाँ ये हालत देखी। आखिर उदास होकर बिस्तरे के पास गए, बैठकर रोने लगे। तकिए के नीचे से कागज का कोना निकला हुआ दिखाई पड़ा तो महाराज ने खोला, देखा लिखा था। यह वही कागज था जो तेज सिंह लिख करके गए थे। अब उस पुर्जे को देखकर कई बातें सोचने लगे। एक तो महारानी का लिखा नहीं मालूम होता था, उनके अक्षर इतने साफ नहीं है। फिर किसने लिख कर दिया? अगर रानी ही का लिखा है तो उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि चंद्रकांता फलानी जगह छुपाई गई है? अब किया क्या जाए? कोई अयार भी नहीं जिसको पता लगाने के लिए भेजा जाए। अगर किसी दूसरे को वहां भेजूं जहां चंद्रकांता कैद है तो बिल्कुल भंडा फूट जाए। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें देर तक महाराज सोचते रहे। आखिर जी में यही आया कि चाहे जो हो, मगर एक दफे जरूर उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां चंद्रकांता कैद है। कोई हर्ज नहीं अगर हम अकेले जाकर देखें, मगर दिन में नहीं, शाम हो जाए तो चले। तो बाहर आए यही सोच करके दीवान खाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे। कुछ नहीं कहा किसी से। बिना हुक्म महाराज के बहुत से आदमी महारानी का पता लगाने जा चुके थे। अब शाम होने लगी। महाराज ने अपनी सवारी का घोड़ा मंगाया, सवार होकर के किले के बाहर निकले और पूरब की ओर रवाना हुए। अब बिल्कुल शाम, बल्कि रात समझो हो गई, मगर चांदनी रात होने के सबब साफ दिखता था। तेज सिंह जो किले के दरवाजे के पास छुपे थे, महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पर जाते देख साथ हो लिए। 3 कोस तक पीछे पीछे तेजी के साथ चले गए, मगर महाराज को यह ना मालूम हुआ कि साथ साथ कोई छुपा चला आ रहा है। अब महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले में चलाया जो बिल्कुल सूखा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे नाला गहरा मिलता जाता था और दोनों तरफ के पत्थर के कगार ऊंचे होते जाते थे। दोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल था। बड़े बड़े साखों और आसन के पेड़ थे। खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे कगार ऊंचे और नाले के किनारे वाले पेड़ आपस में ऊपर से मिलते दिखाई पड़ते थे। तो लगभग 1 कोस चले गए।
अब देखा गया कि बिल्कुल जो है कोई सुरंग जैसा जो है लगा, फिर थोड़ा पथरीली जमीन, फिर अंधेरा होने के बाद धीरे धीरे जाने लगा। तेजी सिंह बढ़ करके महाराज के पास हो गए। एकाएक दूर उनको एक रोशनी नजर आई, छोटी सी। तेज सिंह ने समझा शायद ये रास्ता कहीं तक जाने आने का है, और यही ठीक भी निकला। रोशनी के पास पहुंचे तो छोटी सी गुफा है। बाहर दो तरफ लंबे लंबे ताकतवर सिपाही नंगी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे थे, और जो 20 के लगभग होंगे। भीतर भी साफ दिखाई देता था। 2 औरतें पत्थरों पर ढासना लगाए बैठी हैं। पहचान लिया तेज सिंह ने कि चंद्रकांता और चपला है, लेकिन सूरज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ी। महाराज को देखकर सिपाहियों ने पहचाना। एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। महाराज घोड़े से उतर पड़े। सिपाहियों ने 2 मशाल जलाए। दिन की रोशनी में तेज सिंह ने साफ साफ चंद्रकांता और चपला को देखा। चंद्रकांता का मुंह पीला हो रहा था, सिर के बाल खुले थे, सिर फटा हुआ था, मिट्टी में सनी बदहवास एक पत्थर से लगी पड़ी थी, और चपला बगल में एक पत्थर के सहारे उठंगी हुई चंद्रकांता के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सामने खाने की चीजें रखी थी, लेकिन लगता था किसी ने छुआ नहीं है उनको, इन मतलब खाने के सामानों को। इन दोनों की सूरत से नाउमीदी बरस रही थी कि कैसे कोई छुड़ाएगा, कोई सूरत नहीं है। तेज सिंह के आंसू निकल आए। इधर उधर महाराज देखे, चंद्रकांता जहां बैठी थी चारों ओर देखे, लेकिन रानी तो थी नहीं। जिसको खोजने आए थे, किसी से कुछ कहा नहीं। चंद्रकांता की तरफ भी अच्छी तरह नहीं देखा। लौटकर घोड़े पर सवार होकर के वापस चले गए। अब सिपाहियों को ताजुब हुआ कि फिरे क्यों, किस लिए आए थे, लेकिन मजाल किसकी कौन पूछे। जब तेज सिंह ने महाराज को फिरते देखा तो चाहा कि कहीं बगल में छुपे रहे, मगर छुप न सके, क्योंकि नाला तंग था और ऊपर चढ़ जाने को भी कहीं जगह न थी। लाचार नाले के बाहर होना ही पड़ा। तेजी के साथ महाराज के पहले नाले के बाहर हो गए और एक किनारे छुप रहे। महाराज वहां से निकल शहर की तरफ रवाना हो गए। अब सोचने लगे तेज सिंह कि यहां से तो मैं अकेला चंद्रकांता को कैसे छुड़ा सकूंगा। लड़ने का मौका नहीं, करूं तो क्या करूं। अगर महाराज की सूरत बनाकर जाऊं, कोई काम करूं तो ठीक नहीं होता, क्योंकि महाराज अभी यहां से लौटे हैं। दूसरी कोई तरकीब करूं और काम न चले, दुश्मन को मालूम हो जाए तो यहां से फिर चंद्रकांता दूसरी जगह छुपा दी जाएगी, तब और मुश्किल होगी। इससे तो यही ठीक है कुमार के पास लौट चलूं और कुछ आदमियों को वहां से लाऊं, क्योंकि इस नाले में अकेले जाकर इन लोगों का मुकाबला करना ठीक नहीं। यही सब सोच करके विजयगढ़ की ओर चले। रात भर चले गए। दूसरे दिन दोपहर को वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। कुमार ने तेज सिंह को गले लगाया, बेताबी के साथ पूछा, पता लगा कुछ? बोले हाँ। तो सब चले गए। देवी सिंह, फतेह सिंह सेनापति, तेज सिंह रह गए। तो कुमार ने बात पूछी तो तेज सिंह ने बताई। अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या किसी गैर को पकड़ना होता तो मैं अपनी चालाकी कर गुजरता। अगर काम बिगड़ जाता तो भाग निकलता, मगर मामला चंद्रकांता का है जो बहुत सुकुमार है। न तो मैं अपने हाथ से उनकी गठरी बांध सकता हूं, न किसी तरह की तकलीफ दिया चाहता हूं। होना ही ऐसा चाहिए कि वार खाली न जाए। मैं सिर्फ देवी सिंह को लेने आया हूं और अभी लौट जाऊंगा। मुझे मालूम हो गया कि आपने महाराज शिवदत्त पर फतह पाई है। अभी कोई हर्ज भी देवी सिंह के बिना आपका न होगा। कुमार ने कहा, देवी सिंह भी चले और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, क्योंकि यहां तो अभी लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं। फिर फतेह सिंह हर्ज है ही हैं, कोई हर्ज भी नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चलिए। तो सब लोग तैयार हो गए। कुमार घोड़े पर, तेज सिंह देवी सिंह पैदल कदम बढ़ाते चले। रास्ते में कुमार ने शिवदत्त पर फतह पाने वाली बात बताई और बताया मुंह पर नकाब डाले किसी ने मदद किया। तो तेज सिंह भी हैरान हुए कि नकाबपोश कौन थे। यही सब सोच रहे थे कि चांदनी रात थी, रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लगभग 4 कोस गए होंगे तो पंडित बद्रीनाथ अकेले दिखाई पड़े रास्ते में। उन्होंने भी कुमार को देख पास आकर सलाम किया। कुमार ने सलाम का जवाब हंसकर दिया। देवी सिंह ने कहा, जी बद्रीनाथ जी, आप क्या उस डरपोक गिदड़ दगाबाज चोर का संग किए हैं? हमारे दरबार में आइए, देखिए हमारा सरदार क्या शेर दिल और इंसाफ पसंद है। बद्रीनाथ बोले, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और एक दिन ऐसा ही होगा, मगर जब तक महाराज शिवदत्त से मामला तय नहीं होता मैं कब आपके पास हो सकता हूं? अगर हो भी जाऊं तो आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? आखिर मैं भी अयार हूं। इतना कह करके और कुमार को सलाम करके
दूसरा रास्ता पकड़ करके एक घने जंगल में जाकर के नजर से गायब हो गए बद्रीनाथ। तेज सिंह ने कुमार से कहा, रास्ते में बद्रीनाथ का मिलना ठीक नहीं हुआ, अब वो जरूर ही इस बात की खोज में होगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। देवी सिंह ने कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि यह शगुन खराब हुआ है। तो कुमार का तो कलेजा धड़कने लगा। बोले, अब क्या किया जाए। तेज सिंह ने कहा, इस वक्त और कोई तरकीब तो नहीं हो सकती। हाँ एक बात है। क्या बात है? हाँ एक बात है कि हम लोग जंगल का रास्ता छोड़ करके मैदान की ओर बढ़े, मैदान मैदान चले। ऐसा करने से पीछे का आदमी आता हुआ मालूम होगा। तो कुमार ने कहा, अच्छा तुम लोग आगे चलो। अब ये तीनों लोग जंगल छोड़ करके मैदान में हो लिए। फिर पीछे पीछे जो है फिर उसके देखते जाते थे कि कोई आता हुआ, लेकिन मालूम न पड़ता था। रात भर बेखटके चले। जब दिन निकला, एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठकर जरूरी कामों से छुट्टी पा करके स्नान संध्या किया, फिर रवाना हुए। बाहर दिन चढ़ते चढ़ते एक बड़े जंगल में ये लोग पहुंचे जो चुनार जाने का रास्ता था, और तेज सिंह भी गए थे जंगल और पहाड़ी रास्ते पे, कुमार भी गए थे उस रास्ते पे। बाहर दिन चढ़ते चढ़ते एक घने जंगल में पहुंचे जहां से वह नाला जिसमें कि चंद्रकांता और चपला थी 2 कोस बाकी था। तेज सिंह ने कहा, दिन इसी जंगल में बिताना चाहिए, शाम हो तो वहां चलें, क्योंकि काम रात ही में ठीक होगा। यह कह करके जो है एक बहुत बड़े सलई के पेड़ के नीचे डेरा जमाया, कुमार के वास्ते जीन पोश बिछा दिया और घोड़े को खोल गले में लंबी रस्सी डाल एक पेड़ से बांध चरने के लिए छोड़ दिया। दिन भर बातचीत और तरकीब सोचने में गुजर गया। सूरज अस्त होने पर ये लोग वहां से रवाना हुए। थोड़ी ही देर में उस नाले के पास जा पहुंचे। पहले दूर ही खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा। जब किसी की आहट न मिली तब नाले में घुसे। कुमार इस नाले को देख बड़े हैरान हुए। अजब भयानक नाला है। धीरे धीरे आगे बढ़े। जब नाले के अंत में पहुंचे, जहां पहले दिन तेज सिंह ने चिराग जलते देखा था, वहां अंधेरा पाया। माथा ठनका, मामला क्या है। उस कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे जहां चपला और कुमारी थी। देखा कई आदमी जमीन पर पड़े हैं। अब तो तेज सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकाल रोशनी की। मालूम हुआ जितने पहरे वाले पहले दिन थे सब जख्मी होकर मरे पड़े हैं। अंदर घुसे कुमारी चपला का पता नहीं। हाँ, दोनों के गहने सब टूटे फूटे पड़े थे। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। कुमार से न रहा गया, एकदम हाय करके गिर पड़े, आंसू बहाने लगे। तेज सिंह समझाने लगे, आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं। जिस ईश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया वही फिर वहां पहुंचाएगा जहां की कुमारी है। कुमार ने कहा, भाई अब मैं चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गया, जरूर वह परलोक को चली गई होगी। तेज सिंह बोले, कभी नहीं, अगर ऐसा होता तो इन्हीं लोगों में वो भी पड़ी होती। देवी सिंह बोले, कहीं बद्रीनाथ की चालाकी तो नहीं भाई। इन्होंने जवाब दिया, ये बात भी जी में नहीं बैठती। भला अगर हम यह भी समझ लें कि बद्रीनाथ की चालाकी हुई तो इन प्यादों को मारने वाला कौन था। अजब मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई हर्ज नहीं, यह भी मालूम हो जाएगा। अब यहां से जल्दी चलना चाहिए। कुंवर बीरेंद्र सिंह की इस वक्त कैसी हालत थी उसका तो न कहना ही ठीक है। बहुत समझा बुझाकर वहां से कुमार को उठाया, नाले के बाहर लाए। देवी सिंह ने कहा, भला वहां तो चलो जहां शिवदत्त की रानी को रखा है। तेज सिंह ने कहा, चलो। वहां गए, देखे महारानी कलावती भी वहां नहीं है, और भी तबीयत परेशान हुई। अब आधी रात से ज्यादा बीत चुका था। तीनों बैठे सोच रहे थे क्या करें। फिर देवी सिंह बोले, गुरुजी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिसके करने से यह सब पता लग जाएगा कि मामला क्या है। आप ठहरिए इसी जगह और आराम कीजिए, मैं पता लगाता हूं। अगर बन पड़ेगा तो ठीक पता लगाने का सबूत भी लेता आऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जाओ तुम ही कोई तारीफ का काम करो, हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे। देवी सिंह एक देहाती पंडित की सूरत बनाकर रवाना हुए। चुनार करीब ही था, थोड़ी देर में पहुंच गए। दूर से देखा एक सिपाही टहलता पहरा दे रहा था। एक शीशी हाथ में लेकर के उसके पास गए। एक अशरफी दिखाकर देहाती बोली में बोले, इस अशरफी को आप ले लीजिए और इस इत्र को पहचान दीजिए कि किस चीज का है।
हम देहात के रहने वाले हैं। वहां एक गंधी गया और उसने यही इत्र दिखाकर हमसे कहा, अगर इसको पहचान दो तो हम 5 सर्फी तुमको देंगे। तो सो हम देहाती आदमी क्या जाने कौन इत्र का चीज का इत्र है, इसलिए रातों रात यहाँ चले आए। परमेश्वर ने आपको मिला दिया है, आप राज दरबार के रहने वाले ठहरे, बहुत इत्र देखा होगा, इसको पहचान के बता दीजिए। तो हम इसी समय लौट के गांव पहुंच जाएं। सवेरे ही जवाब देने का उस गंधी से वादा है। देवी सिंह की बात सुनकर के और पास ही एक दुकान के दरवाजे पर जलते हुए चराग की रोशनी में अशरफी को देख करके खुश होकर के वह दिल ही दिल में सोचने लगा, अजब बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है, मुफ्त की अशरफी मिली है, ले लो, जो कुछ भी जी में आवे बता दो, क्या कल मुझसे अशरफी फेरने आएगा। ये सोच अशरफी तो अपने खलीते में रख ली। कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, हम बता देते हैं। वो शीशी का मुंह खोलकर सूंघा, बस फिर क्या था, सूंघते जमीन पर लेट गया। दीन दुनिया की कोई खबर न रही, बेहोश हो गया। अब देवी सिंह ने सिपाही की गठरी बांधकर तेज सिंह के पास ले आए। बोले, ये किले का पहरा देने वाला है, पहले इससे पूछ लेना चाहिए, अगर काम न चलेगा तो फिर दूसरी तरकीब की जाएगी। अब होश में आया, सोचा यहां कैसे आ गए। देवी सिंह को उसी देहाती पंडित की सूरत में सामने देखा। दो और बहादुर दिखाई पड़े। देवी सिंह ने पूछा, बताओ तुम्हारी महारानी कहाँ है, जल्दी बताओ। उसने कहा, तुम महारानी को पूछने वाले हो कौन, तुम्हें मतलब। अब कहा, महारानी कई दिनों से गायब है, कहीं पता नहीं लगता, महल में गुल गपाड़ा मचा है, इससे ज्यादा कुछ जानते नहीं। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब पता लगाना कई रोज का काम हो गया, आप अपने लश्कर में जाइए, मैं ढूंढने की फिक्र करता हूं। कुमार ने कहा, मैं लश्कर में न जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो भारी आफत होगी, शिवदत्त को अगर खबर लग गई तो फौरन लड़ाई शुरू कर देगा, महाराज जय सिंह का यह हाल पाकर और भी घबरा जाएंगे, आपके पिता सुनते ही सूख जाएंगे। कुमार ने कहा, चाहे जो हो, जब चंद्रकांता ही नहीं तो दुनिया में कुछ हो मुझे क्या परवाह। बहुत समय समझाया तेज सिंह ने, ऐसा नहीं करना चाहिए, धीरज न छोड़िए। लेकिन आखिर कुमार ने कहा, अच्छा कल भर हमको अपने साथ रहने दो, कल तक अगर पता न लगा तो हम लश्कर में चले जाएंगे, फौज लेकर चुनार पर चढ़ जाएंगे, हम लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम चंद्रकांता की खोज करना। तेज सिंह बोले, अच्छा यही सही। लेकिन उस सिपाही को कुछ भी मालूम हुआ कि ये जिसको देवी सिंह पकड़ लाए थे, समझ नहीं पाया वो। तेज सिंह ने उस सिपाही को पेड़ के पास कस के बांध दिया। देवी सिंह से कहा, अब तुम यहां कुमार के पास ठहरो, मैं जाता हूं, कुछ हाल है पता लगाता हूं। देवी सिंह ने कहा, अच्छा जाइए। अब उसे सिपाही का वेश बना करके तेज सिंह चले गए। अब आते हैं 8वें बयान में। जिस जंगल में कुमार देवी सिंह बैठे थे, सिपाही को पेड़ से बांधा था, बहुत घना था, जल्दी कोई वहां पहुंच नहीं सकता था। जब तेज सिंह चला गया, दोनों बात करने लगे। अब सवेरा होने वाला था। पूरब से किसी ने एक छोटा सा पत्थर कुमार के सिर पर फेंका, उसके पास आग गिरा, कोई फेंका होगा तो, लेकिन किसी को लगा नहीं। देवी सिंह ने आवाज दिया, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है, सामने क्यों नहीं आता। जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है। अब कुमार को गुस्सा आ गया, झट तलवार के कब्जे पर हाथ उठाकर उठ खड़े हुए। देवी सिंह ने हाथ पकड़ा, आप क्यों गुस्सा करते हैं, मैं अभी उस नालायक को पकड़ लाता हूं, है क्या चीज। अब उसी आवाज की तरफ देवी सिंह गए। एक आदमी दिखाई पड़ा, सूरत नहीं नजर आई। दौड़े, कई दफे इधर उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाया, लेकिन उन्हीं घने पेड़ों में वो गायब हो गया। देवी सिंह भी देखने लगे, सवेरा हो गया, लेकिन उस आदमी का पता न लगा। अब वो वापस आए जहां कुमार थे, कुमार भी वहां नहीं थे। उस सिपाही के पास आए, देखा वो भी नहीं था। अब घबरा गए, आंखों में आंसू भरकर सोचने लगे, जाएं कहां, किधर जाएं। अगर ढूंढते ढूंढते दूर निकल गए, इधर तेज सिंह आए, हमको न देखा तो क्या दशा होगी। फिर उसी जगह आए, तेज सिंह को देखने लगे। बीच बीच में कई दफे उठ उठकर खोज की, मगर कुछ काम न निकला। अब आते हैं 9वें बयान पर। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुंचे तो कई सिपाहियों ने देखा कि सुबह हो गई। और जयराम सिंह, तुम कहाँ चले गए थे, पहरे में गड़बड़ मच गया था। बद्रीनाथ यार पहरे की जांच करने गए थे सॉरी, तुम्हारे कहीं चले जाने का हाल सुनकर बड़े खफा हुए,
तुम्हारा पता लगाने के लिए आप ही कहीं गए हैं, अभी तक आए नहीं। तुम्हारे सबब से हम लोगों पर भी खफगी हुई है। यही हम पर भी गुस्सा उतारा उन्होंने। जयराम सिंह यानी तेज सिंह जो बने थे बोले कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई, इस सबब से मैदान चला गया। कई दस्त आए जिससे देर हो गई, फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम पड़ता है। भाई जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो तो या खुश हो, इस जरूरत तो रोकी नहीं जाती। फिर मैं जाता हूं और अभी आता हूं। नकली जयराम सिंह तुरंत वहां से चला गया। अब पहरेदारों से बातचीत करके तेज सिंह ने समझ लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आए और उनकी खोज में गए हैं। इससे वे होशियार हो गए। सोचा अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आवेंगे, जरूर पहचान लेंगे। ठहरना ठीक नहीं। थोड़ी दूर जाकर के एक भिखमंगे की सूरत बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। देखने लगे तो थोड़ी देर बद्रीनाथ उधर से आते हुए दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था, जिसके पीछे सिपाही भी था, जिसकी सूरत बनाकर तेज सिंह आए थे। अब इस ठाठ से बद्रीनाथ को आते देखकर चकरा गए। सोचने लगे ढंग तो बुरे नजर आते हैं। इस सिपाही को जो पीछे पीछे चला आता है, मैं पेड़ के साथ बांध आया था, उसी जगह कुमार और देवी सिंह भी थे। बिना कुछ उपद्रव मचाए सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते हैं। जरूर कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। उस गट्ठर में क्या है जो नाजिम ने बांधा है? कुमार होंगे या देवी सिंह, मगर बोलना ठीक नहीं। कोई मदद करने वाला था नहीं। वो शांत बैठे रहे। जब ये लोग गट्ठर लिए किले के अंदर चले गए, तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहां कुमार देवी सिंह को छोड़ आए थे। देवी सिंह वहां उदास बैठे थे, पैरों पर गिर पड़े। गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए। तेज सिंह पत्थर पर बैठ गए। बोले खैर खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? सब बात बता दिया। देखो आजकल हम लोगों का नसीब कैसा उल्टा चल रहा है। फिक्र चारों तरफ की ठहरी, मगर करें तो क्या करें। बेचारी चंद्रकांता और चपला न मालूम किस आफत में फंस गई, और उनकी क्या दशा होगी। इसकी फिक्र तो थी ही, मगर कुमार का फंसना तो गजब हो गया। ठीक है, अब आते हैं 10वें बयान में। चुनार के किले के अंदर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अंदर, जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई, दरवाजे के सहारे उदास मुख वीरेंद्र सिंह बैठे थे। वो पकड़ ले गया था बद्रीनाथ। पहरे पर कई औरतें कमर से छुरा बांधे टहल रही थी। कुमार अपने में बड़बड़ा रहे थे। हाय चंद्रकांता का पता लगा भी तो किसी काम का नहीं। भला पहले तो ये मालूम हो गया था कि शिवदत्त चुरा ले गया, मगर अब क्या किया जाए, क्या कहा जाए। चंद्रकांता तू कहाँ है? मुझको बेड़ी और ये कैद तकलीफ नहीं देता, लेकिन तेरा लापता होना खटक रहा है। अगर मुझको यकीन हो जाए कि तू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास पहुंच गई, तो इसी कैद में भूखे प्यासे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। जब तक तेरा पता नहीं लगता जिंदगी बुरी मालूम होती है। तेरी क्या दशा होगी, कहाँ ढूंढूं। यह हथकड़ी बेड़ी इस वक्त मेरे साथ कटे पर नमक का काम कर रही है। यही सब सोच रहे थे। हे ईश्वर, तूने क्या किया, भला मेरी हिम्मत को तो देख लेता। इश्क की राह में कैसा मजबूत हूं, तूने तो मेरे हाथ पैर ही जकड़ डाले। जिसको पैदा करके तूने हर तरह का सुख दिया, उसका दिल दुखाने, उसको खराब करने में तुझे क्या मजा मिलता था। बस ये रोते जाते थे और लंबी लंबी सांसें लेते जाते थे। तो जहां बैठे थे उसके सामने दालान में 4-5 शीशे जल रहे थे। कुमार का जी घबराया। देखने लगे, एकाएक 5-7 दासियां उधर से निकली। हाड़ी, डोल, दीवारगीर, झाड़, बैठकी, कमल, मृदंगी वगैरह शीशों को जलाया। रोशनी बिल्कुल हो गई। उसके बाद देखे कि जहां पर मर्दों की बू तक नहीं आती महल के अंदर, क्यों कैद किए गए, इसमें महाराज शिवदत्त ने क्या सोचा होगा। थोड़ी देर बाद महाराज शिवदत्त अजब ठाठ से आते दिखाई पड़े। वीरेंद्र सिंह चौंके। हालत अजब हो गई। देखा महाराज शिवदत्त के दाहिनी ओर चंद्रकांता, बाईं ओर चपला है, और दोनों के हाथ में हाथ दिए धीरे धीरे आकर गद्दी पर बैठ गए जो बीच में बिछी थी। चंद्रकांता और चपला भी दोनों तरफ साथ सट कर महाराज के पास बैठ गई। चंद्रकांता और कुमार का साथ तो लड़कपन से ही था, मगर आज चंद्रकांता की खूबसूरती और नजाकत जितनी बढ़ी चढ़ी थी, इसके पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी। सामने पानदान, इत्रदान वगैरह सब सामान ऐश का रखा हुआ था। अब उनकी आंखों में तो खून उतर आया। सोचने लगे ये क्या हो गया। चंद्रकांता इस तरह खुशी खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी हुई बात कर रही है, बड़ी खुशी से हाव भाव कर रही है। मामला क्या है? क्या मेरी मोहब्बत एकदम उसके दिल से जाती रही?
अब माँ बाप की मोहब्बत भी उड़ गई। इसमें मेरे सामने उसकी यह कैफियत, क्या वह यह नहीं जानती कि उसके सामने ही मैं इस कोठरी में कैदियों की तरह पड़ा हुआ हूं? जरूर जानती है। वो देखो मेरी तरफ तिरछी आंखों से देख मुंह बिचका रही है। और चपला को क्या हो गया, जो तेज सिंह पर जी दिए बैठी थी और हथेली पर जान रखी इसी महाराज शिवदत्त को छका कर तेज सिंह को छुड़ा ले गई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त की मोहब्बत इसको न हुई और आज इस तरह अपनी मालकिन चंद्रकांता के साथ बराबरी के दर्जे पर शिवदत्त के बगल में बैठी है। हाय, स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं, इन पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल। क्या मेरी किस्मत में ऐसी ही औरत से मोहब्बत लिखा था? ऐसे ऊंचे कुल की लड़की ऐसा काम करे? अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं जरूर अपनी जान दे दूंगा, मगर क्या चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के लिए जीता छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये ठीक है, वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ते, पर मुझको अब अपनी वीरता दिखानी नहीं, दुनिया में किसी के सामने मुंह करना नहीं है। मुझको यह सब सोचने से फायदा क्या? अब यही मुनासिब है, इन दोनों को मार डालना और पीछे अपनी भी जान दे देना। तेज सिंह भी जरूर मेरा साथ देंगे। चलो बखेड़ा ही तय कर डालो। इतने में इठलाकर चंद्रकांता ने महाराज शिवदत्त के गले में हाथ डाल दिया। अब तो वीरेंद्र सिंह सह न सके, जोर से झटका दे हथकड़ी तोड़ डाली। उसी जोश में एक लात सीखड़े वाले किवाड़ में मारी और पल्ला गिरा शिवदत्त के पास पहुंचे। जो तलवार थी उठा लिया, खींच के चंद्रकांता के पर चलाया कि झट से खट से सर अलग जा गिरा। धड़ तड़पने लगा। जब तक शिवदत्त संभले, चपला के भी 2 टुकड़े कर दिए, मगर महाराज शिवदत्त पर वार न किया। महाराज शिवदत्त संभल कर उठ खड़े हुए। ये कहा कि इस तरह की ताकत और तेजी कुमार की देख सख्ते में आ गए। मुंह से आवाज न निकली। जवामर्दी हवा खाने लगी। सामने खड़े होकर कुमार का मुंह देखने लगे। कुंवर बीरेंद्र सिंह खून भरी नंगी तलवार लिए खड़े थे और कि तेज सिंह और देवी सिंह धम्म से सामने मौजूद हुए। तेज सिंह ने आवाज दी, वाह शाबाश, खूब दिल को संभाला। यह कह झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमंद डाल लटका दिया। शिवदत्त की हालत पहले ही खराब थी, कमंद से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े। देवी सिंह ने झट गट्ठर बांध पीठ पर लाद दिया और तेज सिंह ने कुमार की तरफ देख कर कहा, मेरे साथ साथ चले आइए, अभी कोई दूसरी बात मत कीजिए। इस वक्त जो हालत आपकी है मैं खूब जानता हूँ। देखो, एक बात समझ में आई, जल्दबाजी बड़ा नुकसान करती है और दिमाग पर कंट्रोल बहुत होना चाहिए। इस वक्त सिवाय दासियों के कोई मर्द वहां पर नहीं था। इस तरह का खून खराबा देखकर कई तो बदहवास हो गईं, बाकी जो थीं उन्होंने चू तक न किया, एक टक देखती ही रह गईं और ये लोग चलते बने। अब 10वां बयान हो गया। अब 11वें बयान से हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं विराम। कमेंट जरूर करिएगा। अब देखें, चंद्रकांता चपला को मार दिए, लेकिन अभी कहानी आधी से अधिक बची हुई है, यानी जीवित है। तो कौन थी, शिवदत्त का क्या हुआ, ये लोग कहां गए, अगले भाग में। नमस्कार, जय हिंद।